अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, वो किसी तारुफ के तो असल में मोहताज नहीं है, ठीक है। वो अपना तारुफ आप हैं। एक्टर भी हैं बहुत अच्छे, और डायरेक्टर भी हैं, और टीचर भी हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं अपने आज के गेस्ट लेजेंड फनकार अनवर इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? चल तो बहुत कुछ रहा है, हमेशा से चलता आया है। कभी हमारी लाइफ डल तो हो नहीं सकी। जी बिल्कुल। इस शदीद बीमारी में भी मैं काम कर रहा हूँ, और काम से मैं बाज नहीं आता, या काम मुझे नहीं रेस्ट करने देते बिल्कुल भी। मैं शदीद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में मुब्तला हूँ। अच्छा। था पहले बहुत हैवीली, अब अल्लाह का शुक्र है काफी ठीक हूँ। फिर उस पर ज्यादा मजेदार बात यह हो गई कि 31 मार्च को मैं गिर गया था बेडरूम में अपने, और गिरने की वजह से मेरी जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर हो गई। फिर उसका ऑपरेशन किया है। ठीक है? हाँ, अब मेरा चलना फिरना जो है ना थोड़ा सा अब शुरू हुआ है जाकर के। अब तक तो मैं बेड पर ही था। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं सुनती आती हूँ कि आपको बचपन से जो था ना एक्टर बनने का बहुत शौक था, छोटी सी एज से। तो ये बताएं, बचपन में आपको एक्टिंग का शौक कहाँ से आपने देखा, या कहाँ से आपको आया, फील हुआ कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? बताता हूँ आपको। ये जो एक्टर बनने का शौक नहीं होता, एक्टर बनने का जुनून होता है। शौक तो उसको होता है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखना चाहता है, या मनवाना चाहता है, या पैसे कमाना चाहता है। जो जुनून होता है ना, वो फिर आपसे काम करवाता है। सही। बड़े बड़े काम, छोटे काम में आपका जुनून सेटिस्फाई नहीं होता। सही। तो मुझे एक्टिंग का जुनून था। अच्छा। है अब भी, और रहेगा टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो हुआ ये कि जब हम छोटे थे, मेरा ख्याल है हार्डली 5 इयर्स के होंगे हम, तो जो पहली फिल्म हमने देखी थी वो थी सबरीना। अच्छा। ऑड्रे हबर्न, विलियम होल्डन और हम्फ्रे बोगार्ट, ये 3 टॉप के एक्टर हैं। 2 भाई हैं और एक उनकी महबूबा एक ही है। वो कहानी थी, बड़ी प्यारी कहानी थी। तो वो फिल्म मैंने देखी थी जब मैं 4-5 बरस का था। अच्छा। तो उस फिल्म ने मुझे अट्रैक्ट किया। पहली फिल्म थी, एक तो पहली मरतबा मैं फिल्म देख रहा था। उस जमाने टीवी शीवी तो था नहीं, तो फिल्म वॉज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग। वो देख के मुझे खासा वो हुआ कि यार ये तो कमाल चीज देख ली हमने। खैर, फिर थोड़े अरसे बाद एक पाकिस्तानी फिल्म थी आस पास, वो हमने देखी। वो देख करके थोड़ा सा और अंदर से एनहांस हुआ मेरा जुनून। फिर मैंने देखी दाग। अच्छा। मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे गॉडफादर दिलीप कुमार साहब की। उसमें दिलीप साहब ने जो परफॉर्म किया है वो तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वो, और राजेंद्र सिंह भेदी के मुकालमे थे उसमें, बड़े जानदार किस्म के। ललिता पुहार, निम्मी, कन्हैया लाल और दिलीप साहब, इनकी परफॉर्मेंस। तो वो देख करके मैंने फैसला किया, जब पिक्चर एंड हो गई, जब मैं बाहर निकला, मामू जान ले गए थे मुझे। तो मैंने कहा मामू, उन्होंने कहा जी बेटा। मामू मेरे खुद एक्टर थे। अच्छा अच्छा। मगर थिएटर के, रेडियो के, फिल्म वालों ने ऑफर की लेकिन वो फिल्म कर नहीं सके। तो मैंने कहा मामू मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ। अच्छा। कहने लगा जिंदाबाद, मैं तो तुम्हारे अंदर जरासीम कब के देख चुका हूँ। तो खैर, अगले दिन क्लास में मिस ने, फ्री पीरियड था, तो हमारी मिस ने सब बच्चों से पूछा भाई व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। तो जाहिर है आमतौर पर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन यही सब कहते हैं। सबने अपना अपना बताया। मैं खामोश बैठा हुआ था। तो कहने, मुझे प्रिंस कहते थे प्यार से सब। तो कहने लगे प्रिंस व्हाट अबाउट यू, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। मैंने कहा वेल आई विल बिकम एन एक्टर। व्हाट, यू विल बिकम एन एक्टर? हैरान होगी मिस मेरी। कुछ जमाने मतलब एक्टर की कोई खास वैल्यू थी नहीं, और मैं बहुत बड़े घर का बच्चा था। यानी गाड़ी मर्सिडीज में मैं स्कूल आता था, मर्सिडीज वहीं खड़ी रहती थी, मेरा लंच बॉक्स उसी में होता था। मेरा पठान चौकीदार जो था वो एस्कॉर्ट के तौर पे होता, तो मौजूद ड्राइवर होता था। फिर लंच ब्रेक जब होता, तो लंच ब्रेक तो नहीं कह सकते, इंटरवल, रेसेस, उसमें मेरा लंच बॉक्स आता था। वो मैं कहता था मेरा ठाट बाट वाली वो थी। तो वो बड़ी हैरान हुई कि इतने बड़े घर से ये बच्चा आता है, इतने बड़े। मेरे अब्बा
प्रेसिडेंट थे जी, जी। मुस्लिम लीग के, अयूब खान वली, कराची में। बहुत बड़े सियासतदान थे, जी जी सब जानते थे उनको। तो वो हैरान हुई मिस मेरी आज भी जिंदा है। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा डिटरमाइंड बच्चा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे 5 साल की उम्र में कहा था कि ये एक्टर बनेगा, हाँ और उसके ठीक 20 साल बाद ये एक्टर बन गया, जब ये 25 साल का हो गया था। अच्छा, मैंने जब एक्टर बनने का फैसला किया था तो मेरी नजर में मेरा पाकिस्तान का टेलीविजन तो था ही नहीं, अच्छा टीवी था ही नहीं, टीवी मीडियम मेरे माइंड में कभी था ही नहीं। कभी टीवी आ गया था ना 67 में, व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिक, तो टीवी आ चुका था, लेकिन मुझे टीवी की तरफ कोई रगबत नहीं थी। फिल्मों की तरफ थी अलबत्ता रगबत, लेकिन वो भी बहुत चूजी किस्म की, यानी बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में। और मैंने की भी बड़े डायरेक्टरों के साथ फिल्में, छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया। लेकिन मेरा जो शौक था ना वो हॉलीवुड का था, अच्छा पैशन मेरा जो था। मैंने ये सोचा कि मुझे अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है, इस प्यारे पाकिस्तान से। अल्लाह इसे सलामत रखे, आमीन। इसके लोगों को अल्लाह सलामत रखे, गरीब लोगों को, जी बिल्कुल। जो बेचारे रियल पाकिस्तानी जी, हैं, जी, जो बिल्कुल। पिस रहे हैं गरीब। बाकी जिनके पेट निकले हुए हैं उनके लिए मैं कभी अच्छी दुआ नहीं मांग सकता। बुरा मैं नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मना कर रखा है किसी को बुरा मत करो। लेकिन इन्होंने बहुत गुनाह समेटे, इन्होंने बहुत नाजायज किया है, बस अल्लाह ही बिल्कुल माफ करने वाला है। खैर, एनीवे, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो मैं ये सोच रहा था कि हॉलीवुड जाऊंगा। उमर शरीफ साहब जो इजिप्ट के एक्टर थे, जी जी बहुत जबरदस्त एक्टर थे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया उनकी पहली फिल्म थी, और बाद में बहुत सारी फिल्में की। बहुत काबिल एक्टर रहे, मनवाया उन्होंने अपने आप। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रीच दैट पीक। तो मैंने कहा, जब मिस्र हमारे मुल्क से तो छोटा ही है ना, जब मिस्र का एक एक्टर हॉलीवुड जाके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। मैं जाऊंगा, मैं भी अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। चनाचे मैंने तगोदो शुरू कर दी। तगोदो से मेरी मुराद, मेरी स्ट्रगल वो नहीं थी कि मैंने प्रोड्यूसरों को अप्रोच किया या अपनी तस्वीरें भेजी कि जी आई वांट टू बिकम एन एक्टर, ऐसा नहीं। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, सही एक्टर्स की बायोग्राफीज मैंने पढ़नी शुरू कर दी, डायरेक्टर को पढ़ना शुरू कर दिया, मेकअप को स्टडी किया, फोटोग्राफी को स्टडी किया, कैमरे को स्टडी किया। कोई शोबा, डांस को, अच्छा एक्रोबेट्स को, कोई शोबा फिल्म का मैंने छोड़ा नहीं। म्यूजिक को, हर चीज को मैं स्टडी करता रहा। सही और थिएटर के हवाले से मैंने ब्रॉडवे को बहुत स्टडी किया, रच बस गया मेरे अंदर ब्रॉडवे। और थिएटर जो है वो माँ है, तमाम मीडियम्स की माँ है। एक्टर के लिए थिएटर जो है ना वो एसेंशियल है, मस्ट है एंड फॉर एवर है। सही थिएटर का एक्टर हर जगह कामयाब होता है, कहीं पर भी थिएटर का एक्टर मार नहीं खाएगा, जी क्योंकि वो थिएटर में उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी जी होती जी है। तो मैंने थिएटर को बहुत पढ़ा। थिएटर मैंने किया नहीं, क्योंकि ठीक है यहाँ तो सिस्टम था ही नहीं। बहुत बाद में जब मैं हिट हुआ तो 2-4 प्ले मैंने किए स्टेज पर। फिर ये हुआ कि मैं जब मैट्रिक में था तो मुझे एक फिल्म ऑफर हो गई, सिंधी जबान में। अब सिंधी मुझे आती नहीं थी, अब भी नहीं आती, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे आपको। तो मुझे सिंधी सिखाते थे, टेप रिकॉर्डर खरीदा गया, डायलॉग्स मुझे बुलवाए गए, और मुझे सिंधी लैंग्वेज, मीर रसूल बख्श खान तालपुर जो गवर्नर सिंध थे, मेरे चाचा होते थे, वो मुझसे सिंधी बोलते थे। तो उनसे बोलने में थोड़ी बहुत मुझे सिंधी आ गई, लेकिन वो फिल्म किसी तरह बनी नहीं। उसमें पता नहीं कि मोहम्मद अली साहब मेरे वालिद बने थे, नैयर सुल्ताना मेरी माँ बनी थी, मुस्तफा कुरैशी भी थे। सिंधी माहौल, ये जो खंजर से शादी करा देते हैं ताकि जायदाद का बंटवारा ना हो, कुरान शरीफ से शादी करा देते हैं, इस पे 30 मौजूद भी थी। तो मैं छोटी उम्र का हूं, और मेरी जो बीवी है, हीरोइन है, वो मेरे से बड़ी उम्र की है। तो उस लड़की का सिलेक्शन होता रहा खातून का कि भाई अनवर के साथ। और मुझे ये चॉइस था कि आप नाम क्या रखना पसंद करेंगे। अनवर तो है, जी जी लेकिन आप फिल्मी नाम क्या रखेंगे। तो मैं चूंकि दिलीप साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, बहुत उनको मैं लाइक करता हूं, लव करता हूं, तो मैंने दिलीप कुमार साहब के हवाले से, और उनके छोटे भाई एहसन से मेरी दोस्ती भी थी, उनसे खतो किताबत भी थी। वो जब पाकिस्तान आए थे तो बाकायदा मुझसे मिल के गए। तो मैंने कहा मेरा नाम एहसन खान रखा जाए, दिलीप साहब के भाई का। तो उन्होंने एहसन खान रख दिया, और वो फिल्म की शूटिंग हो नहीं पाई। और नतीजा ये निकला कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में मैं 5 सब्जेक्ट में फेल। ओहो इंग्लिश में मैं एक्सपर्ट था, इंग्लिश मेरी बड़ी अच्छी थी, इंग्लिश में भी मैं फेल हो गया।
यानी 33% मार्क्स भी मैंने नहीं लिए। और इसका रीजन फेल होने का? फिल्म अच्छा, 24 घंटे फिल्म में के उसमें चक्कर लगा रहता था। में। हैदराबाद आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, नवाबशाह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक। सिंधी माहौल में अपने आप को ढाल रहा हूँ। ठीक। मूछ रख ली थी मैंने, 17 बरस का था, मूछ आ गई थी, मैंने मूछ सही। रख ली। तो मोहम्मद अली साहब ने मुझे, जिस वक्त मैं छठी में पढ़ता था, 6th में, तो मोहम्मद अली साहब की पहली फिल्म बनी थी चिराग जलता रहा, जेबा की पहली फिल्म, दीवा की पहली फिल्म, कमाल ईरानी की पहली फिल्म, ये सब पूरा लॉट फाजली साहब ने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। तो हम उस जमाने में स्कूल से भागकर ड्राइवर को 5 रुपए देते। 5 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे, आज के 100 से भी ज्यादा। तो वो 5 रुपए में ड्राइवर को देता था कि तुम बोलोगे कि हम स्कूल गए थे और स्कूल से बाबा को लेके घर आए, स्टूडियो का जिक्र नहीं होगा। सही। और मैं स्कूल में बस आता था गेट पे, अंदर गया, थोड़ा सा इधर चिट चैट किया और फिर रफू चक्कर सीधा स्टूडियो। और वहां जाके मैं मिलता लोगों से जो शूटिंगें देखता। तो वहां एक थर्ड कैमरामैन, थर्ड असिस्टेंट, उसका नाम भी अनवर था। अच्छा। वो मुझे मिल गया, दोस्त बन गया मेरा। उसको मैंने बड़े पैसे खिलाए, कभी उसको शर्ट खरीद के देता था, कभी बेल्ट खरीद के देता था, कभी टाई खरीद के देता था। जो भी वो फरमाइश करता मैं उसकी फरमाइश पूरी करता। तो 400-500 रुपए मैं उसको दे चुका था उस जमाने में, और मैं सिलेक्ट भी हो गया। अच्छा। फाजली साहब ने जब मुझे देखा, उस जमाने में हमारे एक हीरो होते थे रतन कुमार, नीलों के साथ बहुत आए, इंडिया से आए थे वो। उनसे मेरी रिजेम्बलेंस थी काफी हद तक, मेरा चेहरा उस वक्त का, बचपन का रतन कुमार जैसा था। तो डायरेक्टर ने कहा, ये तो रतन कुमार है यार, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है। तो उसमें फिल्म के टाइटल को उन्होंने एक सॉन्ग पे किया जो बच्चे गा रहे हैं, तराना है, मिली नगमा है। उसका पहला वो लाइन था कि और कदम तेज तेज, और कदम तेज तेज, मंजिल मा दूर नेस्त। फारसी की लाइन है कि हमारी मंजिल दूर नहीं है, जरा और कदम तेज तेज कर। ये था। उन्होंने कहा ये बच्चा लीड करेगा, अनवर लीड करेगा इसको, बाकी बच्चे पीछे होंगे। हम बड़े खुश कि चलो भाई सिलेक्शन हो गया। हमारी यूनिफॉर्म बननी थी स्कूल की, वो नाप वाप लिया गया हमारा और सब कुछ हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठने लगे। मोहम्मद अली साहब वहां बैठे रहते थे, मोहम्मद अली और लहरी। हम लोग इतने छोटे थे कि मेरे साथ मैनचेस्टर हाउस है सदर में, आजकल पता नहीं है नहीं है, ये बहुत बड़े टेलर थे, उनका बेटा इकबाल अल्लाह दित्ता, वो मेरे साथ पढ़ता था। तो वो भी मेरे साथ भागता था स्कूल से। उसको शौक था नहीं था पता नहीं, लेकिन सिर्फ मेरी मोहब्बत में, मेरी दोस्ती में वो मेरे साथ रहता था। तो हम लोग इतने छोटे थे कि जब अली भाई ने हमें बुलाया, हम गए तो हमने हाथ मिलाया। तो अली भाई से तो इंडिविजुअली हमने हाथ मिला लिया। लहरी साहब से जब हमने हाथ मिलाया तो हम दोनों के हाथ एक ही वक्त में उनके हाथ में चले गए। लहरी भाई ने कहा ठीक है बस सही है, दोनों हाथ आ गए मेरे पास। यानी हम इतने छोटे थे, हमारे हाथ मुन्ने मुन्ने हाथ, लहरी भाई का बड़ा हाथ हमारे हाथ में उसको। तो मोहम्मद अली साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा मैं तो आपके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, कल मेरी परसों मेरी वो है शूटिंग है। कह रहे तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया, अब्बा का नाम बताया। तो वो चौंक गए एकदम से, क्योंकि जलालुज़्ज़मा चौधरी खलीकुज़्ज़मा के बेटे थे और वो मोहम्मद अली साहब के यार गार थे, दोस्त थे। तो चौधरी साहब अयूब खान के बहुत क्लोज थे और अब्बा जान के बहुत क्लोज थे, और मिनिस्टर भी थे, जायदा भी आंटी वो भी मिनिस्टर थी। तो चौधरी साहब के हवाले से वो अब्बा से मिल चुके थे मोहम्मद अली साहब। जब मैंने बताया कि मैं हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच का बेटा हूं, तो वो तो सर पकड़ के बैठ गए। इतने बड़े बाप के तुम बेटे हो यार, तुम यहाँ ये फजूल जगह पे क्यों आते हो? मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, तुम अपनी कॉपी निकालो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि तुम एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनोगे, तुम्हारे अंदर वो मैंने देख लिया है उसको, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू स्टडी, अपनी तालीम मुकम्मल करो। मोहम्मद अली साहब ना होते ना तो मैं जाहिल रहता, मैं मैट्रिक भी नहीं कर पाता। हाँ, उन्होंने मुझे अंदर ये डाली कि तुमको पढ़ना चाहिए बेटा, तुम इतने बड़े घर के बच्चे हो, तुम वादा करो कि तुम यहाँ नहीं आओ। मैंने कहा भाई कैसे नहीं आऊंगा, आप अजीब बात कर रहे हैं, एक्टर भी बनोगे और यहाँ नहीं आओगे तो फिर एक्टर कैसे बनेंगे? सही। तो जो मैं स्ट्रगल नहीं किया ना मैंने लाइफ में कभी एक्टिंग का, उसकी वजह यही थी, मैं कभी गया ही नहीं। वो उस वक्त तक जाता रहा स्टूडियो और ये मुझे काम मिल भी गया, लेकिन ये काम मोहम्मद अली साहब ने कहा तुम नहीं करोगे, गो एंड स्टडी, पहले तालीम हासिल करो, उसके बाद तुम बादशाह हो गए, फिर तुम एक्टिंग भी करना, सब कुछ करना। तुम्हारे इतने बड़े बाप हैं, उतना उन्होंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या सोच रखा होगा, यू मस्ट नॉट कम हियर। मैंने कहा ठीक है।
मेरे दिल में बैठ गई उनकी नसीहत, मेरे दिल में जाकर कुछ याद आएगा, यार मैं तो बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ अपने अब्बा जान के, मुझे इतना प्यार करते हैं। माँ मेरी थी नहीं, मेरी माँ का इंतकाल हुआ जब मैं 2.5 बरस का था, तो अब्बा ही थे जिन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दे के पाला। मेरे दोस्त भी थे, मेरे बाप भी और मेरी माँ भी। तो मुझे उनका ख्याल आया तो मैंने कहा नहीं यार, अली भाई सही कह रहा है। मैंने फिर तालीम की तरफ तवज्जो दी। तो जब मैं इंटर में पहुंचा, ये था वाकया 6ठी क्लास का, जब मैं 6ठी में था तो मोहम्मद अली भाई की मुलाकात। जब इंटर में था तो ये सांगी फिल्म मुझे ऑफर हो गई सिंधी की, और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, और मैं उस पर जुट गया काम में, और 5 पेपर्स में फेल हो गया। जब फेल हुआ तो बड़ा मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार इंग्लिश में तो मुझे पास हो जाना चाहिए था, इंग्लिश तो मेरी लाजवाब थी। उस जमाने मुझे शेक्सपियर को मैं कोट किया करता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और अजबर याद थे मुझे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन हमारी वो थी, नावल थी एक, इसकी थॉमस हार्डी की एक और थी। मतलब इंग्लिश मेरे लिए बड़ा बहुत ही। न्यूज सुनता था मैं, एडवर्ड कैरपियट न्यूज पढ़ते थे, हियर्स अ न्यूज रेड बाय एडवर्ड कैरपियट, या हियर्स अ न्यूज रेड बाय रिजवान वस्ती। रिजवान वस्ती भी न्यूज पढ़ते थे। मैं रेडियो बहुत सुनता था बचपन में, और आज मैं समझता हूं कि मेरा जो डायलॉग डिलीवरी है, जो मुझे बोलने का स्लूप मेरे अंदर, सलाहियतें तो थी लेकिन एक तराश खराश सफाई मजाई होती है, वो मजाई रेडियो ने की। मैं रेडियो बहुत सुनता था, काम नहीं किया मैंने रेडियो, मेरे रेडियो का काम आटे में नमक के भी बराबर नहीं। यानी मेरी लाइफ अगर आप डिवाइड करें मेरे काम को तो 1% भी रेडियो पे मैंने काम नहीं किया काम के हवाले से। लेकिन रेडियो ने मुझे सिखाया बहुत, मुझे बोलना, मेरे बोलने का मैं समझता हूँ जो मेरा स्टाइल है, डायलॉग्स है, नेचुरलिटी है, प्योर परफॉर्मेंस है, वो ड्यू टू रेडियो। अमूमन होता है घर वालों की तरफ से बहुत रोक टोक होती है कि आपने पढ़ना है, लिखना है, और घर वालों की ये डिमांड्स होती हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, जो उनके माइंड में होता है डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, या आपने किसी फैमिली मेंबर को देख लेते हैं कि आपने इस जैसा बनना है। तो आपको क्या मुश्किलात आई कि आप एक्टर बनना चाहते थे, घर वालों की तरफ से सपोर्ट था नहीं था? सपोर्ट नहीं था ना, सपोर्ट नहीं था। मेरे अब्बाजान को तो बजिया ने इतना, मतलब बजिया कहती है पूरी जिंदगी कहती रही कि मैं लड़कियों के बाप से मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको टीवी में लाने के लिए। अनवर के अब्बा से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी थी। अनवर के अब्बा तो राजी नहीं थे। तो मैं पहले वही ना, मैं आ गया उसी में। वो वाकया बड़ा अच्छा है मोहम्मद अली वाला। तो मोहम्मद अली साहब मुझे वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, शीशे में बंदा आ गया सामने, तो आईने के सामने खड़ा था, अपने आप को देख रहा था, मुझे लगा जैसे मोहम्मद अली आईने में आ गया। उससे कहा क्या किया तुमने ये? मैंने क्या कहा था तुमसे? तुमने मेरी नसीहत को भुला दिया, तुमने फिर फिल्म शुरू कर दी, ये नतीजा देख लिया तुमने, 5 सब्जेक्ट पे फेल हो गए तुम। अरे यार, मैंने कहा वाकई यार ये तो। फिर मैंने पलट के नहीं देखा और मैंने मास्टर्स कर लिया। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो टीवी वाले मेरे पे आ गए, यलगार हो गई मुझ पर। डेली कोई ना कोई प्रोड्यूसर आता और मुझे एंगल करता और देखता। और उस वक्त फिर मैं वहीद मुराद जैसा हो गया था। और वहीद मुराद साहब टॉप के हीरो थे उस जमाने में, चॉकलेटी हीरो। तो भाई आप तो बने बनाए हीरो हैं यार, अब हमारे प्लेस में क्या, ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, क्या आप हमारे ड्रामा में काम करें? मैं कहता था नहीं यार, टीवी इज नॉट माई गोल, आई डोंट वांट टू एक्ट इन टेलीविजन। तो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन बजिया को, बहुत से प्रोड्यूसरों को मैंने भगाया, बहुत से प्रोड्यूसर आए। एक जमाना तो ऐसा आ गया था कि मैं बैठा हूं अपनी किसी दोस्त के साथ, या लाइब्रेरी में हम कुछ पढ़ रहे हैं, या कैंटीन में बैठे चाय पी रहे, तो कोई बंदा अगर मुझे घूरता हुआ आ रहा होता था ना, तो मैं उससे कहता था, इस लड़की से, लड़का जो भी साहब मेरे साथ होता था, मैं कहता था ये जो आदमी आ रहा है ना, ये आएगा, ये कहेगा मैं टीवी प्रोड्यूसर हूं, मैं आपको हीरो लेना चाहता हूं। और वही होता था। जो देख रहा होता तो मैं समझा था इसकी निगाह जो है वो मेरे एक्टर को तलाश कर रही है। और मैं बना बनाया एक्टर था, मतलब भाई वो सब, मतलब कहीं मैंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की, कहीं से मैंने कुछ भी डिप्लोमा नहीं लिया, बट इन बिल्ट मेरे अंदर वो टैलेंट। वो जब जुनून होता है ना तो इंसान खुद ही सीख जाता है हर चीज। और नेचुरल, ये भी नहीं कि एक्टिंग कर रहा है तो लग रहा है कि एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग वो जो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो मैं मना करता था, मैं कि नहीं यार, मैं प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं कुछ और। उनको मैं नहीं कहा मैं हॉलीवुड जाना चाहता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं टीवी नहीं कर। लेकिन बजिया को मैं इनकार नहीं कर सका। जलाली साहब को इनकार कर दिया, प्रोड्यूसर जलाली थे, बजिया ने लिखा था, और प्ले हमारे बलोची कल्चर पे था, आब और आईने, मेरा पहला खेल टीवी का, शमा से भी 4-5 महीने पहले की बात है ये। उस प्ले के लिए जलाली ने मुझे कहा कि भाई आप तो बलोच भी हैं, सरदार आप लगते हैं, हमने शाइस्ता कैसर को हीरोइन लिया है, आप उसके साथ बिल्कुल सूट करेंगे, आप प्लीज कर लें। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूँ। उन्होंने जाके बजिया को सुना दी। बजिया ने कहा भाई हीरो कब आएगा, कब शूटिंग होगी, तैयार करना है ड्रामा। गुलजाना एक और ड्रामा था जिसकी रिहर्सल ये लोग कर रहे थे, कि गुलजाना की रिहर्सल हो रही है, अभी गुलजाना रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके फौरन बाद आपको
आबू रायनी की रिकॉर्डिंग कर दी है। तो उन्होंने कहा भाई लड़का तो मिल गया लेकिन वो मानता नहीं है। उन्होंने अपना कार्ड दिया है, भजिया ने कहा लाओ कार्ड दो मुझे। उसने कार्ड दिया, भजिया ने फोन किया। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन होती थी। तो पहला जो नंबर था वो मेरे बाबा का था, उनका पर्सनल नंबर था। कार्ड में 10-12 नंबर थे। उन्होंने ऑपरेटर ने वही मिला दिया। वहां से अब्बा ने उठा लिया, यहाँ से भजिया ने कहा भाई साहब मैं अनवर इकबाल से बात करना चाहती हूँ। अब्बा ने कहा अच्छी बात है, बुलाती हूँ। मैं फातिमा सुरैया भजिया बोल रही हूँ पाकिस्तान टेलीविजन से, और अनवर से मेरी बात कराइए प्लीज। अब्बा ने मुलाजिम से कहा भाई बुलाओ अनवर को, उनका फोन है। मुलाजिम ने आके बताया सर आई साहब के कमरे में आपका फोन आया। मैं चला गया। अब फोन जो मैंने लिया, साले को बेटा मैं भजिया बोल रही हूँ। तो अब मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। मैंने कहा अब्बा के सामने अब क्या बात करूँ। मैंने कहा जी भजिया फरमाइए। नाम से मैं वाकिफ था उनके, देखा नहीं था उनको। कह रहे बेटा तुम हमारा प्ले मत करो, मुझे पता है तुम रिफ्यूज करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसरों को तुमने भगा दिया, तुम हमें भी मना कर दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आओ तो सही। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू। इससे जलाली ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम बस आओ खाली। मैंने कहा अच्छा आ जाता हूँ भजिया। तो 5 बजे आ जाएंगे आप, मैं गाड़ी भेज दूँ। मैंने गाड़ी ना भेजे, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा। फोन मैंने रख दिया, डर मैं रहा हूँ अब्बा से। अब्बा ने हाँ भाई ये क्या चक्कर है, ये भजिया, ये टीवी, ये ड्रामा, ये क्या मसला है ये। मैंने कहा बाबा मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं। कह नहीं तुम जाओ, तुमने वादा किया है, बलोच आदमी अपने वादे को पाबंद होता है। तुमने कहा मैं आऊंगा तो जाओ और फिर रिफ्यूज कर देना, मत करना मत बेटा, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी यू एज एन एक्टर। मैं तुम्हें कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पॉलिटिशियन देखना है। अब्बा पॉलिटिशियन थे, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पॉलिटिशियन देखना चाहता हूँ, बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। खैर मैं चला गया। जब मैं गया तो मेरा प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त किया, बहुत मुझे इस्तकबाल, ऐसा शानदार इस्तकबाल मिला कि जब मैं कमरे तक पहुंचा जलाली साहब के, तो उस वक्त रिहर्सल हो रही थी गुलजाना की, और शकील और मंजूर कुरैशी ये दोनों हीरो थे, और वो जो सिंगर थी ना मैजबीन कजलवाश, वो उसकी हीरोइन थी। पश्तो कल्चर पे था वो ड्रामा, मेरे ड्रामे के अलावा। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ कमरे में, तो भजिया वो कत्था या चूना ऐसे निकाल के डिब्बे में और अपने होंठों पे लगाया, पान रख लिया था उन्होंने, लगाना चाह रही थी। तो मैं दाखिल हो गया रूम में। अब भजिया का हाथ वहीं कभी रुक गया, जम गया, और कहा जलाली तुमने तो बहुत कंजूसी की है अनवर की तारीफ करने में, ये तो तुम्हारी तारीफों से लाख करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है। तुम ऐसा करो, ये अब ये पता नहीं भजिया का ट्रिक था या क्या था। भजिया ने कहा इन दोनों में से किसी एक को भगाओ, शकील को या उसको, और वो रोल इसे दे दो, अनवर को दे दो। वो आप और आईने तो बाद में बनाएंगे, लेकिन हम इसे गुलजाना में ही ले रहे, पठान भी तो लगता ही है। सही। तो मैं वो दोनों बेचारे शर्मा गया, भजिया के सामने तो कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे रहम सा आ गया। मैंने कहा नहीं भजिया प्लीज इनसे तो आप स्क्रिप्ट न लें, इनको करने दें, मैं आप और आईने कर लूंगा आपका प्ले तसल्ली के लिए। लेकिन एक बात है कि आपको मेरे बाबा से बात करनी पड़ेगी। कहले ये तो मेरे बायात का काम है, पता नहीं कितने बाबाओं से मैंने लड़कियों की इजाजत दिलवाई है, सही। हम कर लेंगे बेटा, बस फिक्र नहीं। और ड्रामा लिखा था बेसिकली अताशात साहब ने, जो शायर थे बहुत बड़े, और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में, और मेरे अजीज थे रिश्ते में, मेरे दोस्त भी थे, मेरे से बड़े थे एज में, बड़े भाईजान के दोस्त थे, मामू के दोस्त थे। लेकिन मेरी दोस्ती हो जाती है, जितने भी बड़े छोटे हो ना, मेरी केमिस्ट्री बन जाती है अच्छे लोगों के साथ। तो वो शायर भी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, एक्टर भी थे, तो मेरी उनसे गहरी दोस्ती थी। तो उन्होंने भी फोन कर दिया उसी वक्त टीवी। उन्होंने कहा भाई हम अनवर को ले आए, मुबारक हो अनवर को हम ले आए। तो कहना देना अनवर को फोन देना, मुझे दिया। तो कहना यार ये तुम जरूर करना, ये लिखा मैंने है, पता है भजिया ने ड्रामा की तश्कील की है, बेसिकली कहानी मेरी है, लल्ला गिरानास की कहानी। लल्ला गिरानास हमारी फोक कहानी है, वो जैसी लल्ला गिरानास का पूरी कहानी मेरे जहन में आ गई। मैंने कहा ठीक है यार। अब्बा को कह रहे अब्बा को मनाओ बस। मैं तो अब्बा बहुत डांटते थे। अब ये बताएं कि इजाजत कहाँ तक पहुंची? फिर ये पहुंचे सब घर, प्रोग्राम मैनेजर, जनरल मैनेजर, बलोच साहब, प्रोड्यूसर, भजिया, ये सब पहुंचे। इन सब ने अब्बा से मुलाकात की, अब्बा ने खाना वाना खिलाया, उसके बाद लॉन में बैठे बातचीत करते रहे। 8-10 आदमी थे। इन्होंने अपना मुद्दा रख दिया। अब्बा ने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, मेरे बेटे को आप लोग क्या ले जा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। कहा भाई साहब ये तो आपकी अपनी कहानी है, आपके बलोचों की कहानी है। मैंने कहा अच्छा कौन सी कहानी है? तुमने कहानी सुनानी शुरू कर दी। भजिया ने वो सुनाया जो भजिया ने लिखा था, सही। जो उन्होंने जिस तरह उसको अडॉप्ट किया था, जिस तरह। अब्बा ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं होता। अब्बा रियल कहानी पे चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि वो रियल तो फिर
करख्त बातें हो जाती हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा डिलीट करते हैं और कहानी से। तो इतने में अतशाद का फोन आ कि अब्बा को भी किया, उससे फिर जोर दे के बहरहाल अब्बा ने कहा अच्छी बात है भाई, जब तुम इतना सब जोर दे रहे हो तुम अपने बेटे को इजाजत दे रहे हो, लेकिन जस्ट वन, सिर्फ ये आबो राइने करेंगे, इसके बाद फिर नहीं करेंगे। तो वजह ने हाँ बस यही करेंगे और कोई नहीं। पता था उनको कि एक दफा ये हिट होगा तो कहाँ पीछे। वो प्ले बना, चला, 20 मरतबा रीटेलीकास्ट हुआ। हिस्ट्री है, कोई प्ले 20 मरतबा रीटेलीकास्ट नहीं हुआ। उसमें मेरा एक डायलॉग था कि बुज़दिल कभी माफ नहीं करते, वो बहादुर होते हैं जो माफ करते हैं। वो ज़िया-उल-हक भुट्टो साहब के फांसी का जमाना था। वो फांसी देना चाह रहे थे और पूरी दुनिया उनको कह रही थी भाई इनको फांसी मत दो। उसने खाने काबा में जाके वादा कर लिया था कि मैं नहीं दूंगा फांसी। अब यहाँ आके उसने फांसी दे दी थी, लेकिन ये फांसी से पहले की बात है, ये 76 की बात है और फांसी 79 में हुई थी। तो अभी भुट्टो साहब की हुकूमत थी, तो ये गिरफ्तार हो गए थे, पता नहीं ड्रामा गायब करवा दिया। आर्काइव में भी नहीं है, पीटीवी के आर्काइव में आब और आईने नहीं है, जो फाइनेस्ट प्ले था। वो हमें इस तरह पता चला कि प्ले का वो चल रहा था कि जी आ रहा है, इस फ्राइडे को आ रहा है या जो भी डेट, और उस दिन नहीं आया। इसका मतलब है कि वो वहीं से ऊपर से ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई ये ना चलो। खैर ये अलग कहानी है। जैसे वो खत्म हुआ तो टीवी ने फैसला किया कि जी अनवर बनाएंगे। अनवर नावल है, फयाज अली एडवोकेट ऐसी नाम था शायद उनका राइटर का। तो उन्होंने कहा ये अनवर बनाएंगे। तो भजिया ने कहा अनवर इन अनवर एज अनवर। अनवर सीरियल में अनवर इकबाल अनवर का रोल करेंगे। अनवर तैयार हो? मैंने कहा एज यू विश भजिया, कर लेते हैं। मैंने नावल, मैं स्टडी बहुत करता हूँ, मेरी आदत है, मैं उस पर नहीं जाता बातों पे, ऑथेंटिक चीज देखता हूँ। तो मैंने नावल खरीदा, नावल खरीद के मैंने पढ़ा तो वाकई अनवर का रोल बहुत ही दबंग रोल था। मैंने यस कर दिया, मैंने कहा भजिया वी विल डू दिस प्ले। अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हेड ऑफिस ने फैसला किया कि अनवर इस्लामाबाद से होगा, कराची वाले कोई दूसरा प्ले कर ले। फिर शमा भजिया को कहा गया कि अब कोई और कर ले, तो भजिया ने कहा फिर मैं शमा करती हूँ। तो शमा ड्रामा फिर भजिया ने लिया, उसमें फिर मुझे हीरो लिया मंसूर का कैरेक्टर। अब जो मैंने पढ़ा तो मंसूर का कैरेक्टर मुझे फुसफुसा सा लगा। एक तो वो ऑफ स्क्रीन है, बहुत 4-5 एपिसोड में है, साथ फिर गायब है, फिर एंड में कहीं आता है। वो रोल भी दबंग नहीं था, ऐसी फुसफुसा सा रोल था। हीरो के रोल आमतौर पर नरम होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जानदार होते हैं। तो ये कमर का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं होता है, खुद बहुत अच्छा शरीफ आदमी होता है, लेकिन काम वो सारे फिल्म को जो ड्रामे को लेके चलता है वो वही कैरेक्टर होता है। और मैं चूंकि हॉलीवुड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, तो पाइवोटल कैरेक्टर जो होता है ना, मेरी नजर में वो हीरो होता है। वो चाहे हमारे तो बदकिस्मती से जो हीरोइन से शादी कर लेता है वो हीरो होता है, जो शादी नहीं कर पाता वो विलन होता है। यहीं पर ही आपकी बात काटूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। तो जी नाज़रीन, आपको उम्मीद है मजा आ रहा होगा और गपशप बहुत जबरदस्त चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक स्टोरी सुनाई जा रही है और मैं सुन रही हूँ। तो यहीं पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे आज के मेहमान तो आपको पता है अनवर इकबाल हैं। तो चलिए उनकी जानिब वापस चलते हैं और उनसे गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। तो जी अब मैं आपसे एक खास सवाल करने वाली हूँ। वो खास सवाल ये है कि आप देख रहे हैं आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के बन रहे हैं, जबकि पहले के ड्रामे कितने अच्छे होते थे, फैमिलीज के साथ बैठ के देखे जाते थे और हम चाहे जिसके साथ भी बैठे हों इजीली वो ड्रामे देख लेते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं बिल्कुल पहले के बनिस्बत अब जो ड्रामे बन रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो वो फैमिली के साथ भी नहीं देखे जा सकते, ठीक है, और यानी कुछ अजीब किस्म के ड्रामे हैं, ठीक है। उसमें हमारा कल्चर भी शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दूसरों के कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक अलमिया है और बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। हमें बजाय आगे जाने के हम बहुत पीछे चले गए। तो इन्होंने असल में जो नए लोग हैं ना, उनके अंदर वो इंथुजिज्म नहीं है जो पुराने लोगों में था, अपने आप को मनवाना। हम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते थे, एक्टर की बात कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर बेचारे भी अपने वो तनख्वाह जो मिलती थी वो उसी में खुश होते थे, और ना हमें पब्लिसिटी का शौक होता था, ना हम अखबार वालों को इंटरव्यू वगैरह ज्यादा देते थे, ना खुद से तुम कहते नहीं थे। वो बेचारे मिन्नतें करते थे तो कई साल भर किसी साफी ने, किसी अखबार ने मिन्नतें की तो एक आध इंटरव्यू दे दिया।
खुद से हम इस चक्कर में नहीं पड़ते थे कि फोटो खिंचवा रहे हैं और अखबारों में दे रहे हैं और ये ढकोसलापन है, खोखलापन है और बहुत ही चीप हरकत है ये मेरे हिसाब से। एक्टर की डिग्निटी इन बातों की इजाजत नहीं देती। एक्टर को अपना एक दबदबा रखना चाहिए। ये तो हो गई एक्टर की बात। अब आइए राइटरों की तरफ। राइटर जो थे उस जमाने में, फातिमा सरिया बजिया थी, हसीना मोइन थी, अतर शाह खान थे, कराची की बात बता रहा हूँ, वरना लाहौर में अशफाक साहब थे, बनो कुदसी आपा थी, डॉक्टर अनवर सज्जाद थे और बेशुमार। तो ये लोग लिखते थे रियल, जो हमारी सॉइल की बात होती थी, हमारी जमीन की बात होती थी, हमारे माशरे की बात होती थी। उनके किरदार वो होते थे जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो वो नेचुरल होता था, वो अच्छा लगता था, अपना लगता था। अब क्या है कि इन्होंने बनावट शुरू कर दी इंडिया की कॉपी करने के लिए। इंडिया को छोड़े ना भाई आप, उन बेचारों के पास वैसी कुछ नहीं है सिवाय ताम झाम के। उनके पास तो कहानी होती नहीं है। आज तक मुझे बता दीजिए कोई इंडिया का ड्रामा जिसने कहानी ने अपील की हो। बस वही एक फैक्टर होता है विलन का, लेडीज में भी, जेंट्स में भी, और वही घर तोड़ना, यानी घर में मुलाजिम नहीं है लेकिन रात के 2 बजे भी जो खातून खाना है वो सोने में लदी हुई है और मेकअप किया हुआ है, इस तरह दिखाते हैं ये लोग। ग्लैमर के चक्कर में पड़े और बात 50 करोड़ से शुरू होती है और 50 अरब तक चली जाती है। ये जो हमारा आम व्यूवर होता है ना, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप कितने करोड़ की बात कर रहे हैं। वो उसको सिर्फ इस बात पे सरोकार होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो बातें नहीं होती इंडिया के पास। मिसाल के तौर पर उनके ड्रामों के जो नाम है, एक मैं सटायर करता हूं, कभी कभी बहुत करता हूं, कभी कभार बबांगे दोहल करता हूं। तो एक दफा किसी ने कहा कि अनुर भाई कुछ बोलिएगा ना आप। मैंने कहा यार एक ड्रामा चल रहा है आजकल जो पता नहीं 500 किस्तें हो चुकी हैं और पता नहीं कितनी और होनी है। उस ड्रामे का नाम है सास भी कभी बहू थी। तो उस पर मैंने सटायर किया हुआ, अगर इजाजत दें तो। कहना हाँ बोले बोले। मैंने कहा बहू रात भर घर में नहीं आई, सुबह आई, जुल्फे परेशान लेके घर में दाखिल हुई, सास ने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि सास भी तो कभी बहू थी। हाँ, तो ये चीजें आवाम को नहीं चाहिए होती है। ये ग्लैमर और ये सब ये प्रोड्यूसर के दिमाग का गंद होता है, राइटर के दिमाग का गंद होता है। वो अपने ही जैसे लोगों को 4 लोगों को खुश करने के लिए करते। आप देखिए अभी हमारा प्ले जब चलता है, मतलब सारे खराब नहीं होते, कुछ लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी फिल्म अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनसे कतई नजर। मेजोरिटी जो है ना वो अच्छी नहीं है। उस जमाने मेजोरिटी बहुत अच्छी थी, थोड़े से खराब थे। अब मेजोरिटी खराब होगी, थोड़े से अच्छे रहेंगे। उस जमाने में मैं वाहिद एक्टर था जिससे इंडिया की फिल्में रिफ्यूज की। बड़े बड़े प्रोड्यूसर मुझे लेने के लिए आए थे, फिल्मों के, टेलीविजन की भी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा आपके मुल्क का, क्योंकि हमारा आपका मिजाज नहीं मिलता। तो मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने कहा हम लोग इंडिया की कॉपी कर रहे हैं। उनके ड्रामों जैसे जैसे शॉट उन्होंने बनाए, एक क्वेश्चन फेंका उसने, अब वो एडिटर साहब ने धड़ 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 एक का फिर धड़ 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 दूसरे, धड़ 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 तीसरे, ये तहलका मचा करके वो अपने काम को एनहांस करते थे। काम एनहांस नहीं होता इन बातों से। तो मैंने कहा हम अब उनकी कॉपी करने लग गए हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी नॉलेज के प्रोग्राम, नॉलेज के किसी स्टडी में 2 कैंडिडेट बैठे हों, एक ने मास्टर्स किया हो और एक ने सिर्फ मैट्रिक किया हो, और वो जो मास्टर्स जिसने किया है वो मैट्रिक वाले की पेपर में से कॉपी कर रहा है। सही भाई आप तो मास्टर थे, आपको तो देख के इंडिया वालों ने ड्रामे बनाने शुरू किए, आपको उनको फॉलो करने की क्या जरूरत है? लेट देम फॉलो। आजकल दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब तो बस काम ही रह गया इन लोगों का। अब तो अच्छा जो गंदगी हुई है, पिछले दिनों बहुत गंदगी हुई। वो साहब जो टीवी पे भी गए थे अपना बताने के लिए, पता नहीं कौन सा ड्रामा था, कम वक्त लड़ाई भी हो गई थी और बहुत बुरा भला कहा था एक दूसरे। चले, ये नौबत क्यों आती है? इतना तो वो नहीं होना चाहिए ना, कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए, क्लैशेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने एक चीज बनाई, एक को पसंद नहीं आई, उसने कह दिया, शराफत के दायरे में रह के उसने कुछ कहा, शराफत के दायरे में आपने रह के कुछ जस्टिफिकेशन दे। गलम गलोच में जब बात चली जाती है तो इट मीन्स कि आपके तो दिमाग में पहले से गोबर भरा हुआ है ना। आपके दिमाग में कोई फ्रेश चीज है ही नहीं, अच्छी चीज है ही नहीं। अदाकारों का भी यही हाल है। आपस में एक दूसरे को मैसेज करके, यार यू आर फंटास्टिक, यू आर जस्ट लाइक इंग्लिश एक्टर के किसी का नाम दे दिया, इंडिया किसी एक्टर, हालांकि उसने बहुत ही फुसफुसा काम किया होता है और उनको खुद बार बार लिख के देना पड़ता है, मैसेजेस करने पड़ते हैं, वॉच मी इन फलाना ड्रामा एट सो टाइम सच एंड सच डेट। यार ये क्या हुआ?
और वो होर्डिंग्स मैंने देखे तो मैं हैरान रह गया। अखबार में पब्लिसिटी देख के, टेलीविजन की, मैंने कहा यार टेलीविजन तो ज्यादा पावरफुल मीडियम है भाई, उस पर आप आ रहे हैं और आप सहारा ले रहे हैं अखबार का, आप सहारा ले रहे हैं होर्डिंग्स का कि ये ड्रामा इतने बजे आएगा, ये देखिए आप, ये क्या है। हमारे जमाने में तो इस किस्म की चीजें नहीं होती थी और प्लेज हमारे बड़े हिट होते थे और जिंदगी भर के लिए होते थे। अब शमा का तोड़, शमा मेरी पहली सीरियल है लाइफ की, फिर मैंने एलएलओ किया, फिर लाइन लग गई, बहुत सारे किए मैंने, लेकिन वो इतना तारीख साज ड्रामा था शमा के लोग बताते हैं कि सड़क, हम तो परवाह भी नहीं करते थे उन दोनों, बस शूटिंग के बाद हमें कोई होश ही नहीं होता था कि कब चलेगा, कितने बजे आएगा। हमने कभी ड्रामा अपना बैठ के देखा ही नहीं। जैसे नए एक्टर खुद भी देखते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं मैं आ रहा हूं, मुझे देखो। हमें ये तो शौक ही नहीं था ना, हमें तो अपने काम से दिलचस्पी थी। हम जब शूट कर देते थे उस वक्त जो रिएक्शन मिलता था वो काफी था हमारे लिए। मैंने जब शमा का आखिरी सीन किया था तो सारे सीनियर एक्टर मेरे साथ काम कर रहे थे उस सेट पे, और वो सब पूरा ड्रामा कर चुके हैं, उनको पता है कि ड्रामा है, लेकिन वो सब रो रहे थे उस वक्त, सबकी आंखें भीगी हुई थी। और मैं एक नया आदमी, उन सब में मैंने अपनी जगह बनाई और मैं हिट हुआ, अल्लाह ने मुझे हिट करवाया, मैं खुद तो कोई चीज नहीं हूं। लेकिन कमाल ये था कि मैं अनपॉलिश्ड आदमी, अनट्रेन्ड आदमी, मेरी परवरदिगार ने ऐसी, मतलब मेरी ऐसा मुझे थामा कि मेरा काम लोगों के दिलों में नक्श हो गया। फिर मैंने वही ट्रैक चलाया, मैंने वही नेचुरल परफॉर्मेंस की। उसके बाद फिर तारीख जो है ना, हिस्ट्री, मैं चूंकि खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं इसलिए मुझे बहुत पसंद है। फिर तारीखी ड्रामे मैंने बहुत सारे किए। मैंने आखिरी चट्टान, शाहीन, चाकर आजम, मेहराब खान शहीद, बाबर, ये सब ड्रामे मेरे किए हुए हैं और ये बड़े मुश्किल ड्रामे थे। तारीखी ड्रामा करना कोई मजाक नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। और शाबाश है उन प्रोड्यूसरों को जिन्होंने वो ड्रामे करके दिखा दिए और वो सबके सब हिट हुए, बहुत कामयाब हुए। आज तक अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है मुझ नाचीज के ऊपर, आज तक मेरा कोई प्ले या कोई मेरा किया हुआ कैरेक्टर तनकीद का निशाना नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और मेरी बीवी माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है, बहुत, वो पहले मेरी दोस्त हैं, उसके बाद मेरी वो महबूबा हैं, फिर वो मेरी बीवी हैं। तो वो जाहिर है जितना मुझे वो समझती हैं, जितना मैं उनको समझता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। हमारी शादी को मेरा ख्याल है 30-35 साल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरी बड़ी बच्ची जब पैदा हुई तो हम उस वक्त लाहौर में थे, फिल्में कर रहा था मैं। तो जब वो स्कूल गई तो मेरी वाइफ ने कहा कि इससे उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें। मैंने कहा देखो, उर्दू और इंग्लिश इसको स्कूल वाले इंग्लिश पढ़ा देंगे, सहेलियां दोस्त उसको उर्दू सिखा देंगी, इससे अगर हम बलोची में बात नहीं करेंगे तो हमारी बलोची मर जाएगी। अब देखें पंजाब में जितने बलोच रहते हैं उन्हें बलोची नहीं आती, इसलिए उन्होंने बलोची जबान को जिंदा नहीं रखा, अपने कल्चर को जिंदा, कल्चर को अंदर से रखा है जिंदा, बाहर नहीं रखा हुआ। देखने में उनका ओढ़ना बिछोना वही है जो आम जिंदगी में, बलोच का एक अलग कल्चर होता है। अब मेरे घर को देख रही हैं, उसमें आपको सारी बलोचियत नजर आएगी, हमारी मेहमान नवाजी, हमारी शराफत, जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ। तो मेरी दूसरी बेटी वही लाहौर में पैदा हुई, जवात कराची में पैदा हुई थी, दरीन लाहौर में पैदा। नाम मैंने इनके बलोची रखे, जबात हम कहते हैं खुशबू को, हिरन के बच्चे को, दुल्हन के श्रृंगार में जो उपटन लगाई जाती है उसको, इन सबको जबात कहते हैं, लेकिन कलेक्टिव जो मीनिंग निकलता है जबात का वो खुशबू है। तो खुशबू हमने बच्ची, बड़ी बच्ची का नाम जबात रखा। दूसरी बच्ची का नाम हमने दरीन रख दिया। दरीन हम कहते हैं रेनबो को, कौसे कज़ाक अच्छी जबान में। तीसरी बेटी हमें पक्का था, यकीन था बेटा आएगा, तो हमने लड़कों के नाम सोच रखे थे। अल्लाह ने फिर बेटी दे दी, तो नाम नहीं था उसका नाम रखा था प्रोडक्शन 3। तो चौधरी का चांद चमक रहा था और मेरी वाइफ इसको बांध के, बच्चे को सुलाने से पहले ना बांधते हैं जो, वो बांध बूंद के लाके उसने मुझे दे दिया कि मैं इसे प्यार करूं, इस पे पढ़ूं थोड़ा बहुत, फिर ये जाके सो जाए। वो अभी कुछ जगी हुई, कुछ सो रही है, मुश्किल से महीने की होगी। तो मैं उसको गोद में लेके बैठा हुआ था और मैंने आसमान की तरफ देखा तो चांद में और अपनी बेटी में मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। महारंग जो है वो नाम नहीं है, वो एक इस्तिलाह है, महबूबा के लिए इस्तेमाल होता है। चांद जैसी, जिसके मायने बनते हैं चांद जैसी। हम रंग जो है जैसी के लिए रंग इस्तेमाल करते हैं, कि मैं और आप हम रंग हैं, यानी हम दोनों एक जैसे। तो मैंने उसका नाम रख दिया महारंग। बहुत अप्रिशिएट हुआ वो इस वक्त, माशाल्लाह
बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है मारंग अनवर। दरीन जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में है, एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, नाम मुझे याद नहीं, उसमें शी इज द हेड ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट। जबाद वैसी स्कल्पचरिस्ट, पेंटर, वॉइस, अच्छा सब आर्ट में है लेकिन स्क्रीन पे नहीं आया कोई भी। जबाद ने डबिंग में इतना काम किया कि द बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट का खिताब उसे मिला। रजिया कौन सी सुल्तान थी, मेरा सुल्तान, टर्की का ड्रामा, उसमें जो बच्चा की बहन है खजीना सुल्तान, वो मेरी बच्ची की आवाज है। 300 एपिसोड उसने किए, फिर और बहुत सारे किए। ब्रेव हार्ट पहला ड्रामा था जिसमें मैं कर रहा था अपनी डबिंग, किसी काम में मैं जियो पे काम कर रहा था, तो नदीम असद मेरे दोस्त हैं, वो हेड थे उसके, डबिंग सिस्टम के हेड थे वो भागे भागे आए, कहने भाई मैं भतीजे उबार बैठी थी, देखा तो सलाम दुआ होगी, उसने बताया मैं अनवर की बेटी हूं। तो उससे बात, आवाज, वो तो डायरेक्टर है ना, वॉइस क्वालिटी उससे पकड़ ली। वो भाग के आकर भाई सुबह से मैंने 200 लड़कियों को इंटरव्यू किया, ब्रेव हार्ट की हीरोइन की डबिंग करानी है, आप अगर इजाजत दे तो मैं भतीजी को ट्राई कर लूं। मैंने कहा देख लो, उसने कभी किया तो नहीं है। ये गए और उन्होंने उसको दे दिया, उसने 5 मिनट में करके बता दिया। ये भागा हुआ कह रहा यार वो तो बहुत ही एक्सपर्ट है। खैर इतने मेरी डबिंग भी खत्म हो गई, अब हम निकल गए बाहर। तो कहने बेटा आप परसों आज आ सकेंगी? मेरी बेटी ने कहा नहीं परसों तो मैं बिजी हूं, कल आ सकती हूँ। कहने तो कल आ जाइए प्लीज। दूसरे दिन जबाद गई और जबाद ने एक ही दिन में ब्रेव हार्ट की हीरोइन की बहुत मुश्किल डबिंग थी। रोना, वो उसको मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, वो सारा परफॉर्म करके इसने दे दिया। फिर तो नदीम ने कोई प्ले, कोई फिल्म, इवन जो ये कार्टून फिल्में आती थी वो भी वो मेरी बच्ची से करवाता था डबिंग। बहुत बड़ी डबिंग आर्टिस्ट बन गई। अब उसको बहुत जोर देते हैं, अब कहते हैं तो मैं नहीं कर सकती, बच्चा भी हो गया, मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप किसी प्ले में काम कर रहे हैं या अभी आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस दरमियान में बहुत सारी ऑफर्स आई, बहुत सारे, तो मैंने उनसे कहा यार अभी तो मैं थोड़ा बीमार हूँ और अभी मैं नहीं करूंगा, जरा ठहर जाओ। तो ठहर के भी खासे दिन गुजर गए, तब वो फोन कर रहे हैं बाहर, तब मैंने डेटें दे दी। मैंने कहा मेरी तरफ से इजाजत है, आप अरेंजमेंट्स कर लें। अब वो कब शूट करते हैं? विद इन दिस मंथ, किसी दिन भी होगा। अच्छा, मुहर्रम के बाद का कहा तो कोई प्ले आने वाला है आपका या कुछ? प्ले तो चल रहा है मेरा, एक तो वो चल रहा है ना मोहब्बत खेल तमाशा, बहुत खूबसूरत सीरियल है और वो आ रहा है TV1 पे। ये जो बनेगा, ये वो कह रहे थे कुछ और चैनल है, अपना है, मतलब कोई और चैनल है उसके लिए। फिर एक जियो का प्ले है, एक मेरे और दोस्त हैं उनका एक प्ले है, हम वालों के प्लेस हैं। ये सब अभी मैंने डेटें नहीं दी। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेज दो, मैं देख लेता हूँ। तो स्क्रिप्ट भी अभी तक किसी का आया, किसी का नहीं आया। मैं जब तक पढ़ता नहीं, मैं यस नहीं करता। सही। मैं ताल्लुकात पे कभी भी, ठीक है ताल्लुकात पे पैसे मैं नहीं लूंगा, कम कर लूंगा, लेकिन कंप्रोमाइज मैं स्क्रिप्ट के हवाले से, डायरेक्टर के हवाले से नहीं करता वो। अच्छा, अभी जो न्यू टैलेंट आ रहा है यंग जनरेशन में, तो काफी एक्टिंग की तरफ भी रुझान है कुछ लोगों का, तो आप उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे, कुछ उनको गाइडेंस या कुछ बताएंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें एक्टिंग के लिए, बेस्ट क्या है उनके लिए? देखिए पहली बात तो यह है कि जो शौक है ना वो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं कि सिर्फ अगर आप खुदनुमाई चाहेंगे कि मैं टीवी पे आ जाऊं, टीवी की बात हो रही है, फिल्म की तो हो भी नहीं रही। किसी को शौक होता है बस स्क्रीन चलो सिर्फ ये कि मैं आ जाऊं और लोग मुझे देख लें, पहचान लें, मैं पैसे कमा लूं, मैं अमीर हो जाऊं, पैसे गाड़ी आ जाए, ये अगर ये सोच है तो वो कभी भी एक्टर नहीं बन सकता। सही। फुलूक में बन जाएगा, बहुत सारे फुलूक में बन गए, लेकिन फिर फुस भी हो गए, बने ऊपर गए फिर ढस नीचे आ गए। इतना लंबा, मैं तो खैर 45 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल कैरेक्टर करता हुआ आ रहा हूं अब तक, और अभी भी मैं डिमांड में हूं। पैसे भी बहुत मांगता हूं, लेता भी बहुत पैसे हूं, उसके बावजूद लोग मुझे लेते हैं। तो और टर्म्स कंडीशन मेरी बड़ी हार्ड होती हैं, आम आदमी उसको पूरा नहीं कर सकता, उसके बावजूद मैं काम कर रहा हूं। हविस नहीं है मुझे, मैं काम में प्योरिटी चाहता हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे अल्लाह का बड़ा करम, बहुत है मेरे पास पैसे। मैं कहता हूं काम बड़ा जानदार होना चाहिए, क्योंकि जो आपको देख रहा है वो अपनी बसारत आपको दे रहा है, अपनी समात आपको दे रहा है। अब आपको वो 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 25 मिनट जितने का भी प्ले वो आपको दे रहा है अपने लाइफ के, तो यार उसका कुछ तो हक अदा करो, उसको वो तो सेटिस्फेक्शन दो जिसके लिए वो बेचारा बैठा हुआ है आपके सामने।
तो परफॉर्मेंस में कभी भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। पहले तो जिस एक्टर को भी एक्टिंग का शौक है उसको चाहिए कि वो परफॉर्मेंस में उसको इबादत समझ के करे, उसको रियल समझ के करे, फील करके करे। ये नहीं कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, मैं जुम्मन थोड़ी हूं, मैं तो जुम्मन का रोल कर रहा हूं। नहीं, यू आर जुम्मन। सही। जितनी देर आपका सीन है आप जुम्मन है, आप जुम्मन बनिए। आप बादशाह हैं तो बादशाह बनिए, आप भिखारी हैं तो भिखारी बनिए, आप भूखे हैं तो भूखे बनिए। सही। और ये जरूरी नहीं है कि बहुत एक्टर कहते हैं ना भूखे का रोल करना तो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया। अरे ये कोई वो तो एक्टिंग नहीं है ना। भूख एक दिन नहीं खाएंगे तो खुद ब खुद आपसे एक्टिंग हो जाएगी, फिर एक्टिंग कहाँ गई। सही। या मुझे अगर चेहरे पे अपने वो दिखाना है, कर्व दिखाना है, अपने गुनाह का अजाला करना है, तो पैर रख दिए चूल्हे पे, पैर जब जला तो चेहरा, वही पैर जलेगा तो अच्छे खासे के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन। फिर एक्टर का क्या हुआ। सही। एक्टर तो वो है कि जो बर्फ पे पैर रखे और एक्सप्रेशन दे दे कि जी आग में पैर रखा हुआ है उसने। सही। सही। एक्टर तो वो है। सही बात है। एक्टिंग का तो यही डिमांड है ना। तो एक्टिंग आपसे क्या करवा रही है। जितनी देर आप एक्टिंग कर रहे हैं यू शुड बी लाइक दैट। जैसे सीन है कि आपकी माँ हॉस्पिटल में थी, आपको डॉक्टर ने पर्ची दी कि जाके ये दवा ले आइए। आप दवा लेने के लिए गए, आप गरीब आदमी हैं, आपने पता नहीं क्या कुछ करके पैसे का अरेंज किया और आप दवा लेकर के जब आप आए तो माँ मर चुकी है। अब वो जो औरत मरी है वो आपकी माँ नहीं है। सही। जैसे ही डायरेक्टर कट कहेगा मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उठ के चली जाएगी। अगले प्ले में वो आपकी हीरोइन बन सकती है, बीवी बन सकती है, भाभी बन सकती है, बहन बन सकती है, सही। हैं? आपकी टीचर बन सकती है, माँ नहीं बनेगी। माँ सिर्फ इसी प्ले में थी। लेकिन आपको फील करना है कि ये मेरी माँ है, सही। ये जो मरी हुई है मेरी माँ है, मेरी माँ मर गई है। फिर आपके डायलॉग्स निकलेंगे, माँ तूने मेरा इंतजार तो किया हो तो मैं लेके आया तो डॉक्टर मेरी माँ कैसे मर गई। जो भी परफॉर्मेंस, जो गुरुगिरी है, जो तकलीफ है, जो शिद्दत है, वो सब नुमाया हो जाएगा अगर आपने फील कर लिया सचमुच। लेकिन आप ये सोचेंगे ये तो जीनत वो है, यास्मीन है, ये तो मेरी माँ थोड़ी है, ये तो ज़हीन तारा आप आए थोड़ी देर बाद उड़ जाएंगे। आपको पता ही उड़ जाएगी, आपको पता ही ये झूठ है, लेकिन उस झूठ को सच मानते हुए सच करके दिखाना एक्टिंग है। सही। उस झूठ को सच मानो पहले। जब तक आप खुद नहीं मानेंगे आप दूसरों कैसे मनवाएंगे। यू हैव टू फील योरसेल्फ फर्स्ट। You should accept that for yourself that I am this, तब होगा। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मुलाकात में जो हमारे मेहमान थे अनवर इकबाल, वो भी आपको बहुत ही जबरदस्त पसंद आए होंगे और बहुत ही मशहूर एक्टर भी थे। और अपनी होस्ट मारिया खान को इजाजत, अल्लाह निगहबान।